वाले हैं कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 2023 से 2015 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके साथ ही हम देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 1 से किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे कितने उसमें थियोटिकल है जो नहीं आई आज तक भी किसी भी बोर्ड पेपर में 2015 से 2023 तक के। इससे आपकी दो तरीके से हेल्प होगी। एक तो आपको लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है ये पता चल जाएगा, दूसरा इसमें से यदि कोई भी क्वेश्चन 2024 में आता है तो उसकी भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन शुरू। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारा जाए, ताकि वो प्रॉब्लम अगली वीडियो में ना हो। नंबर 1। नंबर 2, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर रोज अब ऐसे ही फिजिक्स के चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में? दिया गया है 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेमी दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमसे क्या कहा गया है इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है, मान लीजिए गोला यहाँ पे है और इससे कुछ दूरी पर एक गोला यहाँ पे है। दूरी उसने कितनी दी है? दूरी है, इन दोनों की दूरी कितनी है? 30 सेमी है। ये टोटल दूरी कितनी दे रखी है? 30 सेमी। अब मान लेते मध्य बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये मान लेते P है, तो ये कितनी होगी? 15। ये वाली दूरी कितनी होगी? 15। और ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 15। ये A 1.5 है और ये दूसरा कितना है जो दे रखा है? 2.5। हाँ 2.5। दोनों माइक्रो गुलाम में है। सबसे पहले माइक्रो गुलाम में है तो हम इसे गुलाम में चेंज कर लेंगे और ये सेमी में है तो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमें Q1 का मान कितना दे रखा है? Q1 है 1.5 माइक्रो गुलाम और Q2 कितना है? Q2 भी दे रखा है 2.5 माइक्रो गुलाम। ठीक है, और R का जो मान दे रखा है, जो R दूरी दे रखी है वो दे रखी है 15 सेमी एक के लिए, 15 सेमी। ठीक है, सेमी को मीटर में चेंज करने के लिए क्या लिखना है? 15 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और इसे क्या लिख सकते हैं माइक्रो कुलाम को? 10 की पावर माइनस के 6। चलो वो साथ के साथ ही कर लेंगे, क्यों चेक कर ही देता हूँ यहाँ पे। माइक्रो कुलाम में है, हमें कुलाम में चेंज करना है तो कुलाम में चेंज करने के लिए आपको पता ही है। कर लेते हैं इसे क्वेश्चन। मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बिंदु P पर इसके कारण Q1 के कारण P पर तीव्रता, क्योंकि एक एक बिंदु आवेश के कारण निकाल लेंगे Q1 हो जाएगी। क्योंकि दोनों आवेशों के कारण तीव्रता एक साथ नहीं निकाल सकते तो क्या करेंगे? एक एक के कारण निकाल लेंगे। वैसे निकाल सकते हो, फिर जोड़ना घटाना फिर प्रॉब्लम होगी। Q1 के कारण बिंदु P पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे बीच की दूरी R स्क्वायर। फिर Q2 के कारण निकाल लो। Q2 के कारण P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R, क्योंकि दूरी दोनों की क्या है? सेम है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि ये जो तीव्रता है वो ऐड होगी कि माइनस होगी, यानी कि जो दोनों तीव्रता है वो प्लस होगी कि माइनस होगी। माइनस कब होती है? जब दोनों की दिशा अलग अलग दिशा में हो, दोनों की जो डायरेक्शन हो, ये प्लस है और ये भी प्लस है तो इसके कारण डायरेक्शन इधर की ओर होगी। इस वाले बिंदु पर डायरेक्शन किधर की ओर होगी? इधर की ओर, क्योंकि प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर चलती है। इसके कारण तीव्रता की दिशा किस ओर होगी? इसके कारण, यानी कि ये E2 है तो E2 की दिशा इधर की ओर होगी, E1 की दिशा इधर की ओर होगी। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। दोनों की डायरेक्शन क्या अलग अलग है? इसका मतलब क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि बीच का एंगल कितना बनेगा इनके? 180 डिग्री, तो माइनस हो जाएगा। तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर E1 माइनस E2।
ज्यादा में से क्या करना है, कम को, किसी को भी घटा लो, ज्यादा में से हमें कम को घटाना है। अगर E2 ज्यादा होगा तो E2 में से घटा देंगे, E1 होगा तो E1 में से, ठीक है, माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे। तो E1 बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना है यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अगर इसे 2 कर लेते हैं तो Q2/r² माइनस 1/4 पाई Q1/r²। कॉमन देख लेते हैं कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 1/r² कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2, सॉरी Q2 माइनस Q1। मान रखो 9 गुना 10 की पावर 9, 1/r का मान कितना है यहाँ से देख लो, सॉरी यहाँ से ये रहा, तो 15 गुना 10 की पावर -2। और Q1 का मान कितना है, दोनों माइक्रो कुलाम में है, कुलाम में बाद में चेंज कर लेंगे, कितना है 2.5 माइनस 1.5 गुना 10 की पावर -6, ये हो जाएगा कुलाम में। अब यहाँ से देख लेते हैं, 3 से काट दो 5, 3 से काटे कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसे, 3/5 पावर ये और ये क्या आ जाएगी प्लस, कितनी हो जाएगी 10 की पावर कितनी बची 11, मतलब जुट जाएगी ना ऊपर जाके, हो जाएगी 11। और ये बचा तुम्हारा, इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, इंटू 10 की पावर -6। अब ये माइनस इसमें से घटा दो, तो 3/5 और 10 की पावर 6 घटा देंगे, कितनी बची, इसमें से यदि इसे घटाया जाए तो कितनी बचेगी 5। मात्रा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन पर कूलम, ये जाएगी वैद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 3/5। भाग भी दे सकते हो, इसे लिख सकते हो, इसे भाग देके 0.6 गुना 10 की पावर 5 मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसे आप उतार सकते हो या देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, ये तो हो ही गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कूलॉम का नियम लिखिए, इसे वेक्टर स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। कूलॉम का नियम, अब देखो कूलॉम का नियम मैं समझाता हूँ, ठीक है, क्या होता है कूलॉम का नियम और इसका वेक्टर फॉर्म क्या है। कूलॉम का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लेते हैं ये कोई आवेश है और यहाँ से एक Q1 मान लेते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर ये Q2 है, ये क्या मान लिया Q1 है, ये क्या Q2, बीच की दूरी R है। तो कूलॉम का नियम क्या है कि दो स्थिर, स्थिर का मतलब होता है रुके हुए, मतलब गति ना कर रहे हुए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल। कूलॉम बल क्यों कहा गया है, क्योंकि आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, जब एक माइनस हो एक प्लस हो, प्रतिकर्षण कब होगा, जब एक दोनों एक जैसे हो, या तो माइनस माइनस हो या दोनों क्या हो, प्लस प्लस हो। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा इसकी थ्योरी। इसके बाद इसके लिए हम अगर फॉर्मूला इसका लिखे तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है, हमें अगर मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दूं, Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती है किसके, F के। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² की, क्योंकि वर्ग के है। अगर दोनों को एक साथ रखेंगे तो Q1 Q2/r² होगा और F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2/r²। और अगर K का मान रखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं यहाँ r कैप लिखूं, r कैप, कैप का मतलब क्या होता है,
मात्रक सदिश जिसका परिमाण एक हो, मतलब एक से तो गुना करा सकते हो। और अगर इस आर कैप का मान रख दो, आर कैप बराबर किसके होता है, ये होता है वेक्टर आर बटे आर का परिमाण। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर क्यूब, क्योंकि इसका मान अगर मैं रख दूँ यहाँ, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा वेक्टर आर, तो ये क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी एफ की, बल्कि क्या होगी, ये वेक्टर फॉर्म होगी, सदिश रूप। ठीक है, कूलाम का ये क्या आ जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी आपको नजर आ ही रही होगी। इसके बाद तीसरा पोर्शन दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। वैद्युत स्थितिकी में गाउस का नियम लिखिए और इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। हमें गाउस की परिमेय लिखनी है, वो प्रूफ नहीं करनी है, क्योंकि ये इसमें काफी कुछ दिया गया है। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स लिखना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है यदि ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये, और इसमें हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जैसा तुम्हारी इच्छा हो, तो इसमें से जितनी बल रेखाएं गुजर के जा रही होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स। जैसे इसमें 3 है तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 3। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से प्रदर्शित करेंगे इसे, फाई ई से, फाई ई से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला जाएगा बंद समाकलन ई डी ए, वेक्टर फॉर्म में होती है, छोड़ दो वैसे तो, या फिर इसे अगर लिखेंगे तो ई और ए। ठीक है, मात्रक इसका क्या आ जाएगा, ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, थ्योरी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी इसकी। इसके बाद गाउस के लिए कहा, इसके गाउस का नियम लिखिए। तो गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम फ्लक्स से संबंधित था, क्या था कि किसी गॉसियन पृष्ठ से बद, बद का मतलब उससे घिरा हुआ, किसी गॉसियन पृष्ठ से या किसी काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित, ये इस पर जो जितना भी आवेश होगा, इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मतलब परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा हो जाएगी गाउस के नियम अनुसार किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, दोबारा से सुन लो, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फाई ई इज इक्वल हो जाएगा Q/ε0। ये था गाउस का नियम। ठीक है, ये गाउस का नियम था। तो इसके बाद गाउस के नियम के बाद इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक समान आवेशित अनंत विस्तार वाली जो है समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक समान आवेशित मतलब मान लेते हैं ये कोई समतल प्लेट है, ठीक है, इस पर क्या है, एक समान आवेशित है, मतलब एक समान आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स, अब इस पे दो प्रकार से फ्लक्स गुजर रहा होगा, एक तो बाहर की ओर इस ओर, और एक इसमें अंदर की साइड मतलब दूसरी साइड में, एक इस साइड में होगा। ठीक है, दोनों साइड में होगा। दोनों साइड में कैसे होगा, एक तो इसमें होगा अंदर की ओर और एक होगा बाहर की ओर। अंदर की ओर मतलब इधर की ओर अगर फ्लक्स मान लिया जाए वो होगा ई, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ई, एरिया कितना डी ए। ऐसे इसमें लेंगे तो कितना हो जाएगा ई, कितना हो जाएगा एरिया डी ए। तो इस प्लेट यानी कि इस समतल प्लेट से गुजरने वाला, इस डीए पार्ट से, सूक्ष्म पार्ट से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा बंद समाकलन ई डी ए
प्लस बंद समाकलन ई डी ए, इधर से भी और इधर से भी सूक्ष्म पार्ट के लिए, यानी कि हो गया ई। अगर मैं समाकलन कर दूं तो ई बराबर कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स ये हो जाएगा फाइव ई, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, या इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, दोनों को जोड़ लो तो 5e बराबर कितना हो जाएगा 2e। अब गाउस का नियम हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है गाउस का नियम, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुल फ्लक्स ठीक है, कुल फ्लक्स से आ जाएगा। अब गाउस के नियम से हमने पढ़ा है कि गाउस नियम से हमने क्या पढ़ा है कि 5e जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट के, इसके बराबर रख दो, ये वाला मान यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा 2e बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, ये ए बटे में, ई बराबर कितना आ जाएगा क्यू बटे कितना ए ये वाला और 2 एप्सिलॉन नोट। अब ये जो फॉर्मूला पढ़ा है ये क्या होता है, ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कौन सा होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे, तो इसकी जगह पे क्या रख दिया हमने, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब। ये हो जाएगा अनंत विस्तार वाली समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसमें फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स के बाद गाउस का नियम लिखना है, गाउस के नियम लिखने के बाद ये करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखना, मतलब उसमें क्या चीज यूज हुआ है उसके नाम भी लिखने हैं कि उसमें क्या क्या चीज था। ठीक है, पहले क्या देगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, तो अक्षीय स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति ये बना लेते हैं, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये मान लेते हैं प्लस क्यों है, ये मान लेते हैं माइनस क्यों है, बीच इसका केंद्र मान लिया यहाँ पे ओ क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना है 0 दोनों के कारण, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होती है L होती है, और इस केंद्र से मान लेते हैं R दूरी पर कोई बिंदु है P, जिस पर हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है P पर। अब माइनस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा इधर और होगी, तो इसे मान लेता हूँ मैं E1 होगी ये, और प्लस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, इसे क्या मान लेता हूं मैं E2। बिंदु P पर माइनस क्यू, क्योंकि माइनस से तरंगे अंदर की ओर आ रहे, प्लस से बाहर की ओर होगी, और यहां से यहां तक की जो दूरी हमने मान ली कितनी मान ली R। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, क्या लिखनी है कि माना कोई द्विध्रुव जिसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना लिख लेंगे, फिर हमें थोड़ा बहुत इसमें और लिखना है, क्या लिखना है कि प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, P की दूरी कितनी है, प्लस क्यू से निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक R है तो L जुड़ जाएगी, R प्लस L हो जाएगी, और माइनस क्यू से P की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक R है लेकिन हमें तो यहाँ तक जाना है तो L घटा दो, R माइनस L हो जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, प्लस क्यू के कारण कितनी तीव्रता है ये देख लेते हैं। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता हमने मान ली E1 है, E1 के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू प्लस के है बटे R, R कितना है ये वाला, प्लस क्यू के कारण कितना है R प्लस L, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2 मान लो, अच्छा सॉरी ये E2 ये था प्लस क्यू के कारण, तो इसे क्या मान लिया E1 है,
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का वर्ग, क्योंकि दोनों में ही क्यू है, एक माइनस एक प्लस, क्योंकि वैद्युत ध्रुव में दोनों आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब परिणामी तीव्रता निकाल लो, परिणामी तीव्रता। अब इनके बीच की डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि किस ओर है, दोनों की दिशा 180 है मतलब घटेगी। अब माइनस वाले के कारण ज्यादा है, माइनस वाले के कारण E1 है तो यहाँ घटेगा E1 माइनस E2, मतलब माइनस क्यू वाला जो है वो बिंदु P के समीप है, तो इसके कारण तीव्रता ज्यादा होगी, इसलिए ये बड़ा होगा मान और ये क्या होगा, छोटा। इसमें से घटा दो, मान रखो तो E बराबर इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का वर्ग, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का वर्ग। कॉमन बताओ क्या ले सकते हो, तो सभी में से कॉमन ले लिया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बचा कितना, 1/आर माइनस एल का वर्ग और माइनस 1/आर प्लस एल का वर्ग। अब इसके इससे गुना, इसके इससे गुना, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसके गुना इससे करोगे तो आर प्लस एल का वर्ग माइनस आर माइनस एल का वर्ग बटे आर माइनस एल का वर्ग, और साथ में क्या जाएगा, आर प्लस एल का वर्ग। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका सूत्र खोल दिया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, क्योंकि माइनस ही है तो सारे माइनस होंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस के 2RL होगा और माइनस ही है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में आर माइनस एल और आर प्लस एल, वर्ग इसका भी है इसका भी है। यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, जोड़ लो दोनों को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कितना हो जाएगा 2RL, ये वाला सॉरी 2 ये 2 ही आ जाएगा 4RL बटे आर माइनस एल का वर्ग और आर प्लस एल का वर्ग। अब इन्हें थोड़ा सा चेंज करके अगर लिखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 अलग लिख दिया और 2QL अलग लिख दिया, आर बचा हुआ है उस आर को भी क्या करा अलग, बटे आर माइनस एल का वर्ग और आर प्लस एल का वर्ग। अब ये किसका मान होता है इतना, P का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम P और L को छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि R बहुत 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 बड़ा है किससे, L से, तो L को छोड़ने पर तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, क्योंकि ये तो P हो गया, बटे यहाँ पे देखो आर स्क्वायर, तो आर की पावर कितनी होगी 4, क्योंकि एल को तो छोड़ दिया, एक पावर इससे कैंसिल होगी, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर की क्यूब। ठीक है, ये है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है वैद्युत बल रेखाओं के दो गुण लिखिए। देखो वैद्युत बल रेखाओं के दो गुण लिखने हैं, हमें पता है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, नंबर 1। नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक के पास की ओर और धनात्मक से दूर की ओर जाती है। तो दो सिंपल से लिखने थे, वैसे और भी बना सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं खुले और बंद वक्र बनाती है, उस तरीके के जो भी 3-4 है, हमें दो लिखने हैं तो दो क्या हो जाएंगे, नंबर 1 वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती,
नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। नंबर 3, वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक के पास और धनात्मक से दूर की ओर जाती है। नंबर 4, वैद्युत बल रेखाएं खुले और बंद दोनों वक्र बनाती है। नंबर 5, वैद्युत बल रेखाएं समदूरस्थ चलती है। मतलब दो लिखने हैं, कोई से भी लिख सकते हो। इसके बाद फिर कहा गया है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। एक समान आवेशित मतलब मान लेते हैं ये कोई गोलीय कोश है, ठीक है, एक समान आवेश है इस पर, ये कोई इसका केंद्र हो गया। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस मान ली कैपिटल आर। अब इससे बाहर मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे निकालना है, तो इसे हम एक वर्त बना लेते हैं। इसके बाहर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस वाले या इधर मान लेते हैं, तो इसकी रेडियस जो होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मान लेता हूँ इसमें, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो मान ली क्या है, स्मॉल आर। समझ आ रही है बात, ये केंद्र हो गया ओ। हमें कोश के बाहर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोबारा समझ लो। अब इस वाले एरिया मान लेते हैं, यहाँ छोटा सा एरिया है, कितना डी, इस पर तीव्रता कितनी होगी, ई मान लेते हैं। ये जो एरिया या बिंदु P है, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और एरिया कितना है इसका D है। मान ले थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है तो क्या लिखेंगे कि माना एक खोखला गोला जिसकी त्रिज्या R है, जिससे R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, वरना देख लेते हैं क्या करना है। हमें पता है कि डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए, बंद समाकलन ई डी ए, छोटा पार्ट है तो डी ए, समाकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, फाई ई बराबर ई और ए। अब गाउस की परिमेय से हमने क्या पढ़ा है, गाउस परिमेय से हमने पढ़ा है कि फाई ई बराबर तो क्यू बटे एप्सिलॉन नोट हो, ये मान यहाँ पे रख दो, तो ई ए बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। इस क्यू का मान रखो, क्यू का मान कैसे रखेंगे, हमें पता है कि सिग्मा बराबर हमने पढ़ा है क्यू बटे ए। अब इस ए में और इस ए में अंतर है, ये ए कौन सा एरिया है, ये है ये बाहर वाला एरिया, मतलब ये बड़ा एरिया बन रहा है ये वाला, और ये जो ए है ये किसके लिए है, ये है इस छोटे वाले पार्ट के लिए। तो दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा थोड़ी है, अलग अलग है। तो इस ए के लिए या तो डैश लगा दो या इस ए में डैश लगा दो, किसी भी एक में क्या करो अलग कर लो, ताकि हमें पता चले कि ये एरिया छोटे वाले पार्ट के लिए है और ये एरिया बड़े वाले पार्ट के लिए है। तो यहाँ से अगर क्यू का मान निकाल लूँ मैं तो कितना आ जाएगा, सिग्मा और ए डैश, यहाँ पे मान रख दो ये इसके बटे में, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा और ए डैश बटे ए और सिग्मा। अब एरिया, गोले का एरिया कितना होता है, हमें पता है एरिया हो जाएगा 4 पाई r², बाहर वाले पार्ट के लिए। अंदर वाले के लिए ए डैश का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई r²। तो दोनों के मान रख दो, तो ए बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, इसका मान रखा है ए डैश का, यहाँ से 4 पाई r², डैश वाला कौन सा था, ये वाला अंदर वाला, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई r², ये कैंसिल हो गया, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नोट r बटे r का वर्ग। ये हो गया किसी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, किसी गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 4 × 10⁻⁹, इसे साफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4 × 10⁻⁻⁹ कुलाम मीटर, कुलाम मीटर किसका मात्रक है, पी का, 4 × 10⁻⁹ कुलाम मीटर। फिर कहा गया है कोई वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है और ई का मान दिया गया है, ई का कितना मान दिया गया है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, ये दिया गया है।
वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण टो निकालना है हमें। टो के लिए फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा, और थीटा का मान भी दिया गया है कितना, 30 डिग्री। सभी के मान रख दो। तो पी का मान 4 गुना 10 की पावर -9, ई का मान 5 गुना 10 की पावर -4, और साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 4 पंजे हो गया 20 गुना 10 की पावर -13, दोनों माइनस है, दोनों के दोनों माइनस है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, इसे कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा 10। तो इसकी वजह से 10 की पावर कैंसिल हो, कितनी बचेगी, -12। मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल ले तो बल युग्म आघूर्ण है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से पी का मात्रक कितना होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं। पी का मात्रक यहाँ से सेंटीमीटर कुलाम, इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर कुलाम, कुलाम से कुलाम कैंसिल हो जाएगा, तो मात्रक क्या बचा, न्यूटन मीटर। तो इसका मात्रक कितना हो गया, न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 क्या है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है विषुवतीय तल पर। विषुवतीय तल क्या हो, विषुवतीय तल समझाता हूँ, ये इस तरीके का, यानी कि अक्ष की जगह निरक्ष स्थिति पर, ये -q मान लेते हैं, ये +q। इस वाले पॉइंट पर यहाँ पे है केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई L, ये वाली दूरी कितनी हो गई L। तो ये मान लेते बिंदु P है, और बिंदु P के प्लस के कारण तीव्रता किधर की ओर, बाहर की ओर, तो E1, और इसके कारण तीव्रता अंदर की ओर E2, और तो परिणामी तीव्रता कहाँ होगी, यहाँ, जिसे मान लेंगे E। और एंगल कितना हो गया थीटा एंगल, तो यहाँ पे भी कितना होगा, थीटा एंगल, ये भी कितना है, थीटा एंगल। ये दूरी, ये वाली दूरी कितनी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे तो √r² प्लस L²। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर, विषुवतीय तल का मतलब है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, ये बिंदु है, जो भी माना ये बिंदु P है, पहले थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत ध्रुव जिसके केंद्र O से निरक्षीय या विषुवतीय तल पर कोई बिंदु R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। -q और +q के, -q से P की दूरी कितनी है, √r² प्लस L², और +q से P की दूरी भी कितनी है, वो भी है √r² प्लस L², दोनों सेम टू सेम है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है -q के कारण P पर तीव्रता E1, P पर तीव्रता E1, -q के कारण क्या मान रखिए E2 है, तो इसे प्लस कर लेते हैं, +q के कारण E पर तीव्रता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r²। तो r² का मतलब क्या, रूट ही हटेगा बस, जब रूट दोनों की दूरी सेम है। और -q के कारण P पर तीव्रता, तो E2 मान लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r² प्लस L²। ठीक है, अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितनी होगी, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए बीच का एंगल थीटा एंगल दे रखा है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या है कि E बराबर होता है E1 प्लस E2 कोस थीटा। यहाँ पे मान रख दो, तो E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r² प्लस L² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r² प्लस L², और साथ में कितना है, कोस थीटा। तो ये तो दोनों सेम है, दोनों जब सेम है तो क्या लिख सकते हैं हम, 2, भाई 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, कॉमन ले लो, क्यों क्यों को जोड़ दो, बटे r² प्लस L², और साथ में क्या है, कोस थीटा। अब कोस का मान निकाल लो,
मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। हमें पता है कोस थीटा बराबर होता है LAL, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार कितना है, एंगल ये रहा, तो आधार L, कर्ण कितना है, बीच वाली दूरी है, तो L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वाला मान यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, क्या बना, फॉर्मूला यहाँ पे बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL, ऊपर सूत्र बन गया, नीचे क्या हो जाएगा यार स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, L को छोड़ देंगे, इसका मान क्या रखेंगे P, और L को क्या करेंगे छोड़ने पर, L बहुत छोटा होगा किससे, R से, तो L को छोड़ दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे L छोड़ दिया तो यहाँ R बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी R है तो R की क्यूब, न्यूटन पर मात्रा क्या होता है, कूलाम। ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। ये अभी किया हमने, एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समान आवेशित चादर, जो क्वेश्चन नंबर हमने किया है 3 में। ठीक है, तो उसे आप स्वयं से करोगे एक बार अपने आप। इसके बाद कूलाम नियम लिखना है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम भी अभी हमने लिखा था। ठीक है, वेक्टर रूप नहीं लिखना, आपको केवल कूलाम का नियम लिखना है, तो ये अभी हमने किया है, तो इसे आप स्वयं से करोगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये वैद्युत क्षेत्र ही है और इसकी तीव्रता का मात्रक ही है। ठीक है, इसके बाद कहा गया गाउस का नियम, तो गाउस का नियम भी अभी हमने किया था, और गाउस के नियम का उपयोग कर कूलाम के नियम की उत्पत्ति, तो ये मैं कराता हूँ कूलाम के नियम की उत्पत्ति। गाउस का नियम अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, गाउस का नियम में क्या पढ़ा था कि किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा ही है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर होता है ई और ए, और गाउस के नियम में हमने क्या पढ़ा है कि फाई ई बराबर है क्या, फाई ई बराबर ई सॉरी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का नियम है, गाउस के नियम में हमने पढ़ा है। अब गाउस के नियम से हमें क्या उत्पत्ति करनी है, गाउस के नियम से हमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रख दिया जाए, ये वाला ई कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा, ई ए बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये ए कहाँ जाएगा बटे में, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। अब ए क्या है, एक गोलीय पृष्ठ को अगर हम ले ले इस तरीके का, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर रेडियस आर ले, और एप्सिलॉन नॉट तो है ही, क्यू बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ई बराबर हमने पढ़ा है एफ बटे क्यू, यहाँ पे मान रख दो, 1 मान लो, नोट मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ बराबर बटे क्यू नोट बराबर किसके, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये गुना में पहुंचा दे, तो एफ बराबर किसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट क्यू बटे आर स्क्वायर, और यही क्या है कूलाम का नियम है। ठीक है, गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हमें करनी थी, तो वो ये है। इसके बाद आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन नंबर हमें क्या दे रखा है, कूलाम के नियम की उत्पत्ति होगी, किसी वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उसके निरक्षीय रेखा पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। निरक्षीय रेखा, अभी से पहले जो किया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय मतलब विषुवतीय रेखा पे जो निकाल ली थी।
ठीक है, तो वो अपने आप से करनी है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये भी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था। इसके बाद क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके बाद दिया गया है किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त करना है। घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना है, किया गया कार्य निकालना है हमें। कार्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कार्य के लिए जो फॉर्मूला है, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है ये। अब इसे घुमाना है कितने डिग्री, थीटा डिग्री तक। तो किया गया कार्य कितना है, लिखना में ऐसे है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर एक बल युग्माघूर्ण कार्य करता है, तब बल युग्माघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर कितना आ जाएगा, बल, बल कौन सा, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण गुना विस्थापन, कौन सा, कोणीय विस्थापन। विस्थापन कौन सा हो जाएगा, लिख देता हूं मैं, कोणीय विस्थापन, क्योंकि थीटा कौन घुमा रहे, कोणीय विस्थापन। बल कितना है, टू, विस्थापन कितना है, डी फाई, किसके बराबर हो जाएगा, कार्य, कार्य मतलब डब्लू के, किया गया कार्य, या ऊर्जा भी निकाल सकते हो इससे, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक ही है यहाँ पे। टो का मान रख के तुमने पढ़ा, टो बराबर कितना होता है, पी ई साइन थीटा, रख दो यहाँ पे। तो टो बराबर हो जाएगा, चलो टो का मान रख दिया, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। लिमिट हम ले लेते हैं यहाँ 0 से, या फाइव 1 से फाइव 2, या 0 से थीटा डिग्री तक घुमाया जा रहा है तो थीटा। ठीक है, पहला में एंगल कितना मान के चल रहे, 0 डिग्री था, या पहले फाइव 1 फाइव था, क्या मान लेते हैं, थीटा डिग्री तक घुमाया गया है, तो फाइव से थीटा है, जो भी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये लेते हैं। तो W बराबर पी ई, तो कांस्टेंट है, साइन का करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के कोस थीटा, 0 से थीटा ले लेते हैं लिमिट। अब रखो पी ई 0 रखो, तो माइनस कोस, पहले तो आएगा थीटा, फिर माइनस करके आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1, तो 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला, किए गए कार्य का, थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का ये क्या है, फॉर्मूला है। इसके बाद हमें क्या दिया गया, इसके बाद दिया गया है बल युग्म आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ फाई कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। इसे रेखांकित चित्र द्वारा दर्शाइए तथा इस पर किए गए कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण। अब सेम चित्र, लेकिन यहाँ बल युग्म आघूर्ण निकालना है, तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। तो हमें क्या निकालना है, बल युग्म आघूर्ण निकालना है। बल युग्म आघूर्ण निकालने के लिए ये लांबिक दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा, और ये मान लेते हैं ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, जो भी मानना है। तो फिर वही थ्योरी है, माने एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तब बल युग्म आघूर्ण कितना होता है, बल गुना लांबिक दूरी, बल गुना लांबिक दूरी। बल कितना हो गया एफ, लांबिक दूरी ये वाली दूरी, तो ये क्या लंब, ये क्या कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में। हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है एल बटे के, तो एल बराबर लंब कितना आ जाएगा, के साइन थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, के साइन थीटा, के मतलब कर्ण, तो कर्ण का मान कितना 12, तो यहाँ 12 ही रख देता हूँ, तो आ जाएगा 12 साइन थीटा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा ई का,
क्या पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए? एफ बटे क्यू। इसकी मल्टीप्लाई करा लो तो एफ बराबर किसके हो जाएगा? ई क्यू 2L साइन थीटा। तो ई तो जू का तो रहने दो, ये कितना हो जाएगा? 2L 2QL 2QL और साइन थीटा। और 2QL किसके बराबर होता है? P के। तो इसे लिख सकते हैं P साइन थीटा। तो कितना जाएगा? PE साइन थीटा। ये किसके बराबर होता है? बल युग्म आघूर्ण टो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? टो। मात्रक क्या लिखना है? अगर मात्रक लिखना है इसका, अभी निकालना भी था, अपने आप से लिखो। इसके बाद दिया क्या गया है? इसके बाद हमारे पास वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके बीच की दूरी अल्प हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर कहा गया एक समान ऊर्जा के लिए फॉर्मूला निकालना, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। और वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन था और ये इसमें आ गया तो हम कर लेते हैं। चलो, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखो स्थितिज ऊर्जा के लिए अभी मैं थोड़ा सा इसे समझाता हूँ। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है विभव के लिए। विभव के लिए क्या फॉर्मूला आता है? विभव के लिए फॉर्मूला आता है W बटे क्यू। तो W बराबर किसके आ गया? V क्यू के। W क्या है? कार्य या स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी निकाय को बनाने में जो स्थितिज ऊर्जा है। तो V के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है 4πε0 Q बटे R, और ये भी साथ में लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? Q1, ये क्या मान लो Q2। तो ये होते हैं स्थितिज ऊर्जा का। ये दूसरे चैप्टर का है विभव में। तो विभव के साथ हम इसे दोबारा से करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कर सके। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें समझ आ ही गए होंगे कौन कौन से हैं। जैसे गाउस परिमेय हो गए, उसके अनुप्रयोग हो गए, कूलॉम नियम हो गया। ठीक है, तीव्रता अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर करेंगे। तो